So we were discussing about FDI. In the previous lecture, what we did, हमने जो है वो theories and political ideology of FDI को study किया था, ठीक है? Now we'll move towards benefits, ठीक है? अच्छा, मतलब FDI में there are two countries. Basically, one country is the host country and one country is called home country, ठीक है? अच्छा, अब home country is the country जहाँ से FDI जारी होती है, और होस्ट कंट्री इज एफडीआई जहां पे एफडीआई आ रही होती है। तो होस्ट कंट्री में एफडीआई का इनफ्लो होगा और होम कंट्री से एफडीआई का आउटफ्लो होगा। अब डेफिनेटली दोनों जो कंट्रीज इन्वॉल्व है उन कंट्रीज की इसमें ना कॉस्ट और बेनिफिट्स साथ साथ उस तरह से इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो होस्ट कंट्री है उसको क्या बेनिफिट्स होंगे। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में एज ए होस्ट कंट्री एफडीआई आएगी तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये है कि रिसोर्सेज आए, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट होता है, मतलब जिसमें हमारे पास कैपिटल या पैसा आता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, हमारे पास मैनेजमेंट के रिसोर्सेज उस तरह से जो है वो आते हैं, ठीक है? दूसरा इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई कंपनी आएगी, वो कंपनी यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करेगी, तो वो कंपनी यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट में अगेन द थिंग इज कि डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिस तरह से आप जो है बहुत सारे लोग आप लोग देखोगे कि जो कि मैकडोनल्ड्स में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, या जो कोका कोला में, पेप्सी में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। अब मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकता है। अब डेफिनेटली द थिंग इज कि आपकी जब एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी मार्केट में आती है तो उसको वहां से रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसको वहां से सप्लायर चाहिए होता है, उसको वहां से मार्केटर चाहिए होता है, ठीक है? तो जैसे ही वो कंपनी ऑपरेट करती है उसके साथ साथ दूसरी कंपनीज जो कि प्राइमरली होम कंपनीज होती हैं वो भी ऑपरेट करती हैं, तो वहां पे भी जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है? मैं सपोज लाइक हम कहते हैं कि मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड क्या करता है, मैकडोनल्ड को अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए जो है वो एक मार्केटिंग फर्म चाहिए, तो मैकडोनल्ड किसी लोकल फर्म से रब्ता करेगा, तो वहां पे लोकल फर्म, ऑब्वियस सी बात है कि लोकल फर्म को जब बिजनेस मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग एम्प्लॉय करेंगे। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि एम्प्लॉयमेंट भी इससे इंक्रीज होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा इशू भी है, मतलब सिंपली पीपल से कि व्हेन मल्टीनेशनल कम्स तो एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में क्रिएट नहीं होती, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो शिफ्ट होती है। अब सिंपली आपका जो लोकल बिजनेस है उसमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी आई तो वो लोग लोकल बिजनेस को छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में मल्टीनेशनल के पास जो है वो एम्प्लॉय हो गए। तो जनरली दे से देयर इज नो नेट एडिशन इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? मतलब अगेन द थिंग इज इट इज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट कि सिंपली नई जॉब्स क्रिएट नहीं होती, सिर्फ जॉब स्विच होती हैं। मतलब पहले आप लोकल एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे थे, अब आप जो है वो फॉरेन एम्प्लॉयर के साथ जो है वो काम उस तरह से जो है वो करने लग पड़ते हैं, ठीक है? तो इस पे एक क्रिटिसिज्म भी होता है। दूसरा, इन सर्टन केसेस जब आपकी एफडीआई होती है फॉर एक्विजिशन, तो दे एक्चुअली फायर द पीपल। मतलब सिंपली हम ये कहते हैं कि पीआईए जो है इट इज इनएफिशिएंट कंपनी, तो पीआईए का ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो खरीद लेता है। अगर पीआईए के में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या पीआईए को कोई फॉरेन इन्वेस्टर खरीदता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले ना पीआईए के स्टाफ को निकालेगा। वो स्टाफ अगर इतना ही अच्छा होता तो डेफिनेटली क्या है कि पीआईए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही होती। तो सेकंड आर्गुमेंट अगेंस्ट एफडीआई इज कि जो एफडीआई है इट जनरली डू नॉट क्रिएट्स द जॉब, बल्कि इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक्चुअल में कम होती है जी, ठीक हो गया? अच्छा, तीसरा जो बेनिफिट है, मतलब अगेन ये एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट आपके आर्गुमेंट्स है। तीसरा जो बेनिफिट्स है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। अब यू नो कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टी का शिकार रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमेशा से कम होती हैं और इम्पोर्ट्स जो है वो ज्यादा होती हैं, तो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। अब पाकिस्तान को अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो पाकिस्तान में एफडीआई आ जाए तो पाकिस्तान की जो जरूरियात हैं फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या हो जाती हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी हो जाएंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इसको जो है वो आप कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी आपका जो है फायदा होता है।
अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट इन कंपटीशन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही एक फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी, फॉरेन कंपनी यहाँ पे आएगी, तो उससे कंपटीशन क्रिएट होगा। तो कंपटीशन क्रिएट होने से क्या होगा, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ठीक है, आपकी इनोवेशन और सर्विसेज इंप्रूव होगी, और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है उस तरह से इंप्रूव करेगी। तो एक तो ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही लगे रहे। अब पाकिस्तानी लोग अगर लगे रहे तो आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखें कि एक जमाने में देयर वाज ओनली पाकटेल एंड मोबलिंक, ठीक है। पाकटेल और मोबलिंक के जमाने में कॉस्ट वाज वेरी हाई। मतलब आपको ना सिर्फ आउटगोइंग के बल्कि इनकमिंग के पैसे भी बढ़ते थे, ठीक है, और वो 5 रुपए पर मिनट के हिसाब से आई गेस के वो आपसे चार्ज करते थे, जब से मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे टेलीनॉर आया, यहाँ पे यूफोन आया, यहाँ पे अगेन वारिद आया, ठीक है। मतलब अगेन द थिंग इज कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज किया ठीक है। अब कंपटीशन इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली बहुत सारे आपके रेट्स जो है वो रिड्यूस हुए, ठीक है। मतलब सिंपली आप जो है वो अब यूफोन के लोग जो है, मतलब वो 500 रुपए का वो कराते हैं उसमें बैलेंस, और उसके बाद जो है वो कॉल भी होती है उसमें, मैसेजेस भी होते हैं उसमें, इंटरनेट भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनरली देयर वाज ओनली जीएसएम इन पाकिस्तान, ठीक है। तो जी सॉरी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है पाकटेल की, वो आके मोबलिंग ने इम्प्रूव की थी। उसके बाद जैसे जैसे मामला बढ़े, उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो सर्विसेज भी क्या हुई, सर्विसेज भी आपकी इम्प्रूव की। तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, लोग कास्ट को रिड्यूस किया जाता है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, इनोवेशन जो है वो लाई जाती है, ठीक हो गया। और अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मतलब लाइक पाकिस्तान में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ठीक हो गया जी। तो इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो जी पूछ ले मुझसे। नो सर। चले, दैट्स गुड। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट हैं होस्ट कंट्री की, ठीक है। होस्ट कंट्री में अगेन द थिंग इज के डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर एफडीआई आएगी तो पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नुकसानात भी उससे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली कॉस्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन। मतलब पहले क्या था, छोटी छोटी कंपनियां थी, अब एक बड़ी कंपनी आके बैठ गई है। अब वो जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन पे नेगेटिव उसका इम्पैक्ट होगा, और उस बड़ी कंपनी की मोनोपोली जो है उस तरह से क्रिएट जो है वो हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा आपका एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मतलब एक दफा तो आपने इनफ्लो आपके पास आ गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट्स हैं उस कंपनी के, वो एक कंटिन्यूअस आउटफ्लो की सूरत में जो है वो मुल्क से बाहर जो है वो जाते रहेंगे। दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आपके मुल्क में आएगी तो वो अपने कंट्री से चीजें इंपोर्ट भी करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके बाद डिटेरियोरेट करेगा। अब सिंपली जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा इतराज होता है वो ये होता है कि उन्होंने मेट्रो बना दी। अब मेट्रो की मद में एफडीआई आई, तुर्किश कंपनी थी, पैसे आए और आपकी मेट्रो बन गई, फॉर टाइमिंग आपने काम चला लिया। अब क्या है, अब उस तुर्किश कंपनी को आपने प्रॉफिट देना है। अब वो प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा, ओवर द टाइम आपकी कंट्री से बाहर जाएगा। इसी तरह से ऑरेंज लाइन या जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो जो चाइना की मदद से आप लोग कर रहे हैं, उसमें भी यही है कि एफडीआई फॉर द टाइमिंग आ रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पे ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। और दूसरा वो इंपोर्ट्स का इफेक्ट भी है कि ऑब्वियस सी बात है कि सपोज हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ना, सपोज पाकिस्तान में बीएमडब्ल्यू जो है वो आती है। अब बीएमडब्ल्यू पाकिस्तान में आएगी तो बीएमडब्ल्यू आए क्या करेगी, डेफिनेटली बीएमडब्ल्यू विल इंपोर्ट व्हीकल्स फ्रॉम जर्मनी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आपका जो है वो होम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में होम कंट्री से इंपोर्ट्स होंगी, तो आपके पास जो है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मुतासिर होगा, ठीक है। लास्टली आपकी नेशनल सोवरेंटी और ऑटोनॉमी पे बात समटाइम्स आ जाती है। मतलब दे से कि यू लूज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मतलब सिंपली स्पीकिंग, अगर हम कहें कि हम इस टाइम, मतलब सपोज हम अगर कहें कि जी गाड़ियां जो हैं वो हम सारी की सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ियां हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, हम सारी की सारी वो क्या करते हैं, हम सारी की सारी वो इंपोर्ट करते हैं। isuzu है, आपका हीनो है, ठीक है। अच्छा, अब अल्टीमेटली अगर ये कंपनीज पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर
जिस तरह से पाकिस्तान में कार्टल्स जो है वो करते हैं, वो खैर लोकल कंपनी जो करती हैं, लाइक शुगर मिल्स वाले, जिस तरह से फ्लोर मिल्स वाले गवर्नमेंट को समटाइम्स ब्लैकमेल करते हैं, तो दे से कि आपकी नेशनल सॉवरेनिटी या ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है, यू लूज कंट्रोल ओवर योर कंट्री। खैर जनरली स्पीकिंग मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये जो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट है, लास्ट वाली कॉस्ट है, ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइक हम कहते हैं कि फॉरेन कंपनी को पाकिस्तान में बिजनेस मिल रहा है, ठीक है, उसको उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो व्हाई फॉरेन कंपनी विल ट्राई टू बिहेव लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए ओल्ड टाइम में था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने जो है वो पूरी की पूरी नेशन पे उस तरह से कब्जा कर लिया, और जो मुगल हुकूमत है वो इट इट जनरली became dependent on like ईस्ट इंडिया कंपनी, या वो अपनी ऑटोनॉमी उस तरह से जो है वो उन्होंने खो दी। तो इन मॉडर्न टाइम्स जैसे कि अगर आप एक कंपनी या एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को हर्ट करता है, तो रिजल्ट में वो खुद भी उस तरह से जो है वो हर्ट होता है जी। चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर आप लोगों के सामने है। तो दीज आर द कॉस्ट टू द होस्ट कंट्री। इसके बाद पुत्र बेनिफिट्स होम कंट्री। अब ऑब्वियसली बात है कि जो कंट्री फॉरेन एक्सचेंज, जो कंट्री एफडीआई भेज रहा है, उसको क्या फायदा है? पहला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट है, मतलब सिंपली पहला तो ये होगा कि एक दफा तो पैसे चले गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसा 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 से पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ अर्निंग्स और प्रॉफिट्स। दूसरा ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी जगह पे ऑपरेट कर रही है और उसको मटेरियल की चीजों की जरूरत है या इवन लोगों की जरूरत है, तो वो कंट्री क्या करे, वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी प्रेफर करेगी कि वो होम कंट्री से चीजें मंगवाए, तो एक्सपोर्ट्स भी आपकी जो है वो उस तरह से जब होंगी। दूसरा एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट है। अब वैसी बात है कि आप क्योंकि एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब सिंपली एक कंपनी गई दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेट करना शुरू कर दिया उसने, अब आपके कंट्री से वो क्या कर रही है, इंपोर्ट भी, वो आपके कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, आपका कंट्री सिंपली एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपकी एक्सपोर्ट जब इंक्रीज करेगी तो लोकल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी उस तरह से जो है वो बढ़ेगी। Lastly, there is an aspect of learning skill और टेक्नोलॉजी। सिंपली जिस तरह से हम कहते हैं कि जापानीज कार मैन्युफैक्चरर वर द बेस्ट, तो जापानीज कार मैन्युफैक्चर में एक जमाने में जो फोर्ड और जनरल मोटर है उनकी इन्वेस्टमेंट थी। दे व्हाट दे वांटेड टू डू, दे वांटेड टू लर्न द टेक्नोलॉजी और लर्न द स्किल के मामला जो है वो किस तरह से जो है वो हो रही हैं। तो समटाइम्स होम कंट्री इज इन्वॉल्व्ड इन एफडीआई टू गेन स्किल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सिंपली आप एक कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हो और फिर सीखते हो उस कंपनी से कि वो कंपनी अपने मामला जो है वो कैसे चला रही है। तो दीज आर द बेनिफिट्स टू द होम कंट्री। अच्छा, इसी तरह से होम कंट्री की कॉस्ट भी हैं। ऑब्वियसली बात है कि जो सबसे इनिशियल सबसे बड़ी कॉस्ट है दैट इज ड्यू टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट थिंग। तो एक तो स्टार्ट में काफी ज्यादा सारे पैसे आपके मुल्क से बाहर जाएंगे, ठीक है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मुतासिर होगा, ठीक है। दूसरा अगेन द थिंग इज कि आप जो है वो होम कंट्री में अगर इंपोर्टिंग शुरू कर देंगे, ठीक हो गया, मतलब सिंपली ये आपने मुझे एक थ्योरी में पढ़ी है जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन शिफ्ट कर देते हैं टू द कंट्रीज जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। तो इस इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो एक तो ये होगा कि आपने पहले प्रोडक्शन शिफ्ट की, प्रोडक्शन शिफ्ट करने के लिए काफी ज्यादा सारा पैसा बाहर गया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने वहां पे प्रोडक्शन शुरू करके इंपोर्ट करनी शुरू कर दी चीजें। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इंपोर्ट करनी शुरू कर देंगे चीजें, तो उस सूरत में भी क्या होगा, आपको जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट जो है वो पे उसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर सिंपली जैसे कि एफडीआई बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स एक्सपोर्ट, मतलब एक तरीका ये था कि आप अपने होम कंट्री में जो है वो फैक्ट्री लगाते और वहां से चीजें एक्सपोर्ट करते जिससे पैसे आते। आपने क्या किया, आपने पैसे उठाए और आउटफ्लो कर दिया और दूसरे कंट्री में जाके प्लांट लगा लिया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा इफेक्ट ये होता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे मुतासर होता है, आपको जो एक्सपोर्ट्स होनी थी, आपको जो ज़र मुबादला आना था वो आपको फिर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तीन वेज हैं जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हर्ट होता है। अल्टीमेटली आपका एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट भी है, अगर आपने पैसे जो है वो दूसरे मुल्क में भेज दिए, दूसरे मुल्क में प्लांट लगा लिया,
तो आप लोकल मुल्क में फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, वो जो है वो होस्ट कंट्री में आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ द होम कंट्री। यहां तक पुत्र किसी को कोई इशू है बेनिफिट्स और कॉस्ट में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी पुत्र जी। नहीं सर, नहीं सर। चल दैट्स गुड। अच्छा पुत्र, नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल पॉलिसी। अब ऑब्वियसली बात है कि वी हैव स्टडीड के लाइक एफडीआई की कॉस्ट भी होती है और एफडीआई के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अगेन इट इज सिंपली इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि समटाइम्स गवर्नमेंट एफडीआई इंकरेज कर रही होती है और समटाइम्स गवर्नमेंट एफडीआई को डिस्करेज कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिसी ओरिएंटेशन या पॉलिसी टूल्स के बारे में जो है वो देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट एफडीआई को इंकरेज या रिस्ट्रिक्ट करती है। तो सबसे पहले होम कंट्री की पॉलिसीज। अब होम कंट्री की पॉलिसीज में अगर हम एफडीआई को इंकरेज करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब होम कंट्री ने क्या करना है, एफडीआई भेजनी है। तो अगर हम इंकरेज करना चाहते हैं आउटवर्ड एफडीआई को, तो पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम ना गवर्नमेंट बैग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम लोगों को कहें कि अगर आप एफडीआई करते हैं किसी दूसरे कंट्री में और वहां पे नेशनलाइजेशन हो जाती है, वहां पे जंग हो जाती है, या वहां पे आपके जो है वो आपको प्रॉब्लम आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट में, आपका पैसा वहां फंस जाता है किसी तरह से, तो हम आपको पैसे देंगे। तो आप ना एक इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो कंट्री के लोग हैं दे वुड बी इंकरेज टू डू आउटवर्ड एफडीआई। ठीक है, फिर आप गवर्नमेंट बैक फाइनेंसिंग करा सकते हैं। मतलब आप स्टेट बैंक को कहें या नेशनल बैंक को कहें या स्पेसिफिक बैंक्स को कहें कि आपका जो वो इंडिविजुअल जो आउटवर्ड एफडीआई करना चाह रहे हो उनको लेस फाइनेंसिंग पे जो है वो लोन दिया जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो आउटवर्ड एफडीआई है वो इंकरेज होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से आप डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब एक एफडीआई आपकी हुई किसी दूसरे कंट्री में, अब दूसरे कंट्री में उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो वहां पे उन्हें टैक्स देना पड़ा, फिर वो जब होम कंट्री में पैसा लेके आए तो वहां पे उन्हें टैक्स देना पड़ा। तो आप अगर होम कंट्री का टैक्स खत्म कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि इट वुड बी ए एन इंसेंटिव टू इंकरेज आउटवर्ड एफडीआई। ठीक है, लास्टली मतलब कोई भी कंट्री पॉलिटिकल प्रेशर इस्तेमाल कर सकता है होस्ट कंट्री पे टू रिलैक्स पॉलिसीज। ठीक है, जिस तरह से अमेरिका जो है, अमेरिका स्पेसिफिकली हैज यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन वेरियस इंस्टेंसेस टू रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई। मतलब अमेरिका ने एट टाइम्स जापान पे प्रेशर डाला था ताकि अमेरिकन कंपनियां जापान में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक हो गया। तो अगेन पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा सकता है डिफरेंट कंट्रीज पे कि वो एफडीआई जो है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अच्छा दूसरा डेफिनेटली वी कैन हैव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू रिस्ट्रिक्ट आउटवर्ड एफडीआई। मतलब सिंपली पहला तो ये कि आप एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन लगा दें, जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो टाइम टू टाइम उस तरह से जो है वो लगता रहा है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुशर्रफ के एंड दौर में, ठीक है, जब मुशर्रफ साहब जो है वो आखिर में थे और पीपल्स पार्टी नई नई आई थी, तो उस जमाने में आपको याद होगा कि मार्केट क्रैश की थी। ठीक है, तो उस जमाने में मार्केट क्रैश के नेगेटिव आउटफ्लो, नेगेटिव एक्सचेंज आउटफ्लो से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सचेंज कंट्रोल लगा दिया था। मतलब इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप पैसे को बाहर नहीं लेके जा सकते पाकिस्तान से, बाहर आप डॉलर्स को या बाहर फॉरेन एक्सचेंज को आप पाकिस्तान से बाहर लेकर नहीं जा सकते, या आप क्वांटिटी लगा देते हैं कि इससे ज्यादा पैसा जो है वो बाहर आप नहीं लेके जा सकते। तो अगेन द थिंग इज के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस टाइम टू टाइम काफी ज्यादा कंट्रीज इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है कि जनरली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको स्टेबलाइज किया जाए। मतलब सिंपली इसका प्राइमरी पर्पस जो है वो एफडीआई को डिस्करेज करना नहीं होता, इसका प्राइमरी पर्पस बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन रखें। ठीक है, लेकिन उससे ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पैसा बाहर ही नहीं जाने देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली एफडीआई हो ही नहीं सकेगी। ठीक हो गया। दूसरा आपके टैक्सेशन के रूल्स हैं, जिस तरह से आप टैक्सेस कम कर सकते हैं इसी तरह से आप टैक्सेस को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब आप ये कहेंगे जी अगर आपकी एक कंपनी है, इस तरह से सिंपली जिस तरह से जो है वो ट्रंप ने अपने लोकल कंपनियों को जो है वो थ्रेट किया था कि मैं जो है वो प्लांट बंद कर दूंगा या मैं जो है टैक्सेस ज्यादा लगा दूंगा।
तो अगेन आप लोकल जो कंपनी की सेल्स है या उनके प्रॉफिट्स हैं उन पे कम टैक्स लगाएं, और जो फॉरेन से वो प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं उन पे टैक्सेशन का रेट बढ़ा दें, तो सिंपली यू विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आउटवर्ड एफडीआई। ठीक हो गया। इसी तरह से यू कैन डायरेक्टली प्रोहिबिट टू इन्वेस्ट इन सम कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान के इसराइल के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं ही नहीं, इसराइल के रिलेशंस ही नहीं है, तो पाकिस्तान से आप ना इसराइल में कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसराइल जा सकते, ना इसराइल से आ सकते, ना इसराइल में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है। इसी तरह से सम टाइम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपने कुछ कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करना। इस तरह से अमेरिका ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो लोग ईरान में इस तरह से इन्वेस्ट जो है वो नहीं करते। तो अल्टीमेटली यू कैन रिस्ट्रिक्ट एज वेल कि आपने किसी कंट्री में किसी इंडस्ट्री में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली भी आप मना कर सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर होम कंट्री टू इंकरेज और रिस्ट्रिक्ट एफडीआई। इसमें पुत्र अगर कोई मसला है तो पूछ लो। हाँ जी, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं सर। चलें, दैट्स गुड। चलें जी, इसी तरह से थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, इसी तरह से जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके पास पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं एज ए होस्ट कंट्री। गवर्नमेंट किस तरह से इनकरेज या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इनवर्ड एफडीआई। ठीक है। तो होस्ट कंट्री या जो रिसीविंग कंट्री होता है उसके पास जो है वो क्या ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये है कि यू इंकरेज एफडीआई थ्रू इंसेंटिव्स, और यहाँ से आप ना टैक्स ब्रेक्स दे दें। आप कहें जी कि इतने अरसे तक हम टैक्स नहीं लेंगे, या आपसे हम कम टैक्स लेंगे अगर आप एफडीआई लेके आते हो। आप उन्हें लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दें, जो फॉरेन कंपनी है उसको लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दें। आप उन्हें ग्रांट्स दे दें, आप उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कर दें, सस्ती बिजली दे दें। मतलब यू कैन प्रमोट इनवर्ड एफडीआई थ्रू इंसेंटिव्स बेसिकली। आप उन्हें फैसिलिटेट करें, अल्टीमेटली क्या होगा, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस तरह से लेके आएंगे। ठीक हो गया। दूसरा, यू कैन आल्सो रिस्ट्रिक्ट इनवर्ड एफडीआई। इसमें आपके दो तरह से आप जो है इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वन इज थ्रू ओनरशिप रिस्ट्रेंट। ओनरशिप रिस्ट्रेंट इज कि आप ना मना कर देते हो कि जी हमारी जो लोकल कंपनी है, ठीक है, या पाकिस्तान में जो भी कंपनी ऑपरेट करेगी ना, इसमें फॉरेन का पैसा नहीं आएगा, या फॉरेन का पैसा 5% तक आ सकता है, या 10% तक आ सकता है, या 25% तक आ सकता है। मतलब आप ना अफेक्टिव कंट्रोल नहीं देते। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप रिस्ट्रेन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज तक ओनरशिप जो है ये फॉरेनर्स के पास होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। आप 10, 15, 20, 25% जो है वो कर सकते हैं। अमेरिका में ये है स्पेसिफिकली एयरलाइन की इंडस्ट्रीज में। ठीक है। पाकिस्तान में भी अगेन द थिंग इज कि जो आपकी स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उसमें एक जमाने में ओनरशिप रिस्ट्रेंट उस तरह से जो है वो था, क्योंकि स्टेट ओन्ड कंपनीज जो है वो कंट्रोल अपने पास रखती हैं। ठीक है। दूसरा, अपना जॉइंट वेंचर रिक्वायरमेंट भी आपकी जो है उस तरह से हो सकती है। मतलब एक जमाने में इंडिया में जॉइंट वेंचर्स का रवाज था, पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें सारे के सारे जॉइंट वेंचर्स हैं। तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे आके मामला अपने जो है वो नहीं चला सकती। उस कंपनी को क्या करना होता है, उस कंपनी को यहाँ पे आके पहले किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर करना होता है, और इस जॉइंट वेंचर के बाद वो कंपनी यहाँ पे ऑपरेट जो है वो कर सकती है। ठीक हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो रीजंस हैं कि व्हाई वी वांट टू रिस्ट्रेंट ओनरशिप, एक तो नेशनल सिक्योरिटी है। मतलब सिंपली हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली दफाई पैदावार वाली इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उसमें यू वांट डोंट वांट फॉरेन इंटरफेरेंस। ठीक है। अमेरिका की जिस तरह से जितनी भी ये कंपनीज हैं डिफेंस रिलेटेड, दे वुड नॉट वांट कि उसमें कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करे। ठीक हो गया। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है कि यू वुड वांट टू रिस्ट्रिक्ट एफडीआई टू प्रिवेंट लोकल इंडस्ट्री फ्रॉम कंपटीशन। आप नहीं चाहेंगे कि लोकल इंडस्ट्री में कंपटीशन क्रिएट हो, जिससे लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाए, लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो। तो आप अगेन क्या करते हैं, आप जो है वो जॉइंट वेंचर वगैरह की रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि वो मिलके आपके साथ चले, वो अलग से अपना जो है वो आपको कम्पीट ना करें। ठीक है। लास्टली इज टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन स्पेसिफिकली जॉइंट वेंचर्स के मामले में है कि जब फॉरेन कंपनी आके आपके साथ पार्टनरशिप करेगी और आप उसके साथ मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का उन्हें पता लगेगा, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन होगा, वो सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, उन्हें चीजें प्रोड्यूस करना आएंगी। तो दिस कुड बी आल्सो द रीजन फॉर द
जॉइंट वेंचर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ओनरशिप रिस्ट्रेंट, आप ना परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी उस तरह से जो है वो रख सकते हो कुछ। अब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बेसिकली इज एन एरिया ऑफ कंट्रोल्स ऑन लोकल सब्सिडी ऑफ एमएनई। आप जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है उसकी लोकल सब्सिडी को कहते हो कि भाई अगर आपने यहाँ पे काम करना है ना, तो आपको ये चीजें जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सिंपली आप उन्हें कह सकते हो कि आप जी लोकल कंटेंट बेचेंगे, या आप जो चीजें बेचेंगे उसमें 50% 80% जो है वो लोकल कंटेंट आपने प्रमोट जो है वो करना है। दूसरा, आप उन्हें कह सकते हो कि जी आपने इतना एक्सपोर्ट जरूर करना है, आप ठीक है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप यहीं पे चीजें सारी की सारी बेचते रहो। आपने जो है अपनी प्रोडक्शन का इतना परसेंट या इतना जो है वो एक्सपोर्ट करना है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, मतलब आप कहते हैं कि ठीक है अगर आपने यहाँ पे ऑपरेट करना है, तो आपको अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू द लोकल पीपल और लोकल कंपनीज इन द लॉन्ग रन, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप उन्हें कह सकते हैं कि जी आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें हमारे भी कुछ लोग या लोकल भी कुछ लोग उस तरह से आप रखेंगे, ताकि लोकल लोग भी सीखें और लोकल जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हों, वो प्रोटेक्टेड रहें। So these were the government policy instruments to promote or restrict FDI in a country from perspective of both home country and the host country. तो यहाँ तक पुत्र अगर कोई इशू है, कोई चीज समझ नहीं आई, कोई चीज डिस्कस करनी है, तो यू पीपल आर वेलकम। सर ये इससे तो एफडीआई से तो जॉइंट वेंचर ही ठीक बनता है, यानी कि वो लोकल भी यानी कि सही रह जाता है और इंटरनेशनल भी। अच्छा, इसमें ना जनरली स्पीकिंग आप ना इसको पाकिस्तान की जो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग है उसके एग्जांपल ले लो। अब पाकिस्तान में जो गाड़ी बनती है ना, वो गाड़ी, या पाकिस्तान में जो गाड़ी बनती है तो असेंबल होती है, उस गाड़ी का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनली वही गाड़ी अगर आप देखो तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लोकल सिविक और इंटरनेशनल सिविक को अगर कंपेयर करो ना, तो आप लोकल सिविक भी कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, दैट इज वेरी कॉस्टली कार, लग्जरी कार में आती है पाकिस्तान में वो, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अच्छा कंपेयर अच्छा। करो फॉरेन गाड़ी से, तो फॉरेन गाड़ी और लोकल गाड़ी में काफी ज्यादा सारा फर्क है। अब उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन ना प्रॉपर आपकी लोकल मार्केट ना सही तरीके से सर्व नहीं होती। मतलब बेस्ट तरीका क्या है कि आप ना जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना गाड़ियों में वो खत्म कर दो। अब गाड़ियों में जब इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म होगी, तो जो सिविक यहाँ पे बिक रही है, सपोज हम कहते हैं 40-42 लाख की, वही सिविक फॉरेन से इम्पोर्ट होके आ जाएगी 30 लाख में, ठीक है। और उस सिविक में जो है वो फीचर्स भी ज्यादा होंगे, सेफ्टी फीचर भी ज्यादा होंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी वो अच्छी होगी, ड्यूरेबल भी ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली दीज आर द थिंग्स के जिनसे हम कहते हैं कि ना जॉइंट वेंचर भी रिस्ट्रिक्ट करता है समहाउ इनोवेशन को या बाकी मामला को। मतलब पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर है जी, आपकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग में जॉइंट वेंचर्स है, तो पाकिस्तानियों ने गाड़ी बनानी सीख ली? नहीं सीखी, लेकिन जी अभी सर। तक पाकिस्तान में जो बिल्कुल गाड़ी है वो नहीं। असेंबली होती है, नहीं सर। ठीक है। तो जी सर, हमारे अल्टीमेटली यहाँ के असम्बलिंग यूनिट्स फिर खत्म हो जाएंगे ना, बाहर से इंपोर्ट होने लगे। नहीं, देखो अगेन ऑब्वियस सी बात है कि इसके फिर मामलात हैं, मतलब इसके कॉस्ट भी हैं, इसकी बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो वी वांट लाइक कि एटलीस्ट चलो असेंबली हो रही है, चलो असेंबली ही होती रहे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर सपोज देखो सिंपली वही असेंबली होके भी पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इन द लॉन्ग रन? मतलब सिंपली स्पीकिंग, जो थ्योरी है ना, जो हम पढ़ते हैं थ्योरी, थ्योरी में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं दे आर इन फेवर ऑफ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल इतना की होना चाहिए कि जल्जला आ गया तो गवर्नमेंट ने ना लोगों को सपोर्ट कर दिया, या अगेन कोई क्राइसिस आ गया तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कर दिया। वरना गवर्नमेंट का, देश से कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जो मार्केट्स हैं वो अपने आप को खुद देखती हैं, खुद रेगुलेट करती हैं। इसमें डिमांड और सप्लाई इज द किंग, कि जितनी डिमांड होगी चीज़ की उतनी वो चीज़ जो है वो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, या उतनी वो चीज़ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और जितनी सप्लाई है उतने मामला जो है वो चलते चलाते रहेंगे। तो जनरली फ्री मार्केट का ना, देखो मेरे मुझे एज ए कंज्यूमर फ्री मार्केट का बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट के मामला हैं, उसमें फ्री इकोनॉमी का उस तरह से फायदा नहीं। अब फ्री इकोनॉमी का देखो फायदा ये भी है, फ्री इकोनॉमी में सिर्फ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आती,
उसमें मतलब लेबर का या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है ना। और फ्री इकोनॉमी है अगर पूरी दुनिया में सपोज, तो आई कैन इजीली ट्रेवल टू अमेरिका एनी टाइम, मतलब मुझे वीजे की जरूरत ही नहीं है आइडियल सिचुएशन में। तो उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली द थिंग इज कि जब आप कहें ना, देखो एक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। अब हर सूबे में जो है वो कंट्रीज हैं, ये सॉरी सिटीज हैं। अच्छा, अब जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, और वो इश्यूज क्या हैं, वो इश्यूज पाकिस्तान में प्राइमरली हैं